फ्रेंड्स, यू मोस्ट वेलकम इन आवर प्रोग्राम यूपीएससी एग्जाम स्ट्रेटजी। और आज हमारे साथ हैं मिस्टर फैज़ान अहमद, जिन्होंने यूपीएससी 2020 में 58th रैंक सिक्योर की है। जो हमारे इस प्रोग्राम की थीम है वो है यूपीएससी एग्जाम स्ट्रेटजी। इसका सीधा सा मतलब है कि इस प्रोग्राम में हम यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू इससे रिलेटेड जो स्ट्रेटजीज हैं उस पर हम बात करेंगे, ताकि जो भी स्टूडेंट यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको उससे काफ़ी हेल्प मिले। तो हम बिना टाइम वेस्ट किए सीधा टू द पॉइंट आइए प्रीलिम्स की स्ट्रेटजी से शुरू करते हैं। पहला जो हमारा सेक्शन है वो होगा प्रीलिम्स एग्ज़ाम का। तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए आपने कौन कौन से कंटेंट यूज़ किए, कौन कौन से रिसोर्सेज यूज़ किए? जी ये प्रीलिम्स के लिए सबसे पहले तो अगर आप बिल्कुल आपका ह्यूमैनिटीज़ या आर्ट्स का कोई बैकग्राउंड नहीं है तो आपको एनसीईआरटी से शुरू करना चाहिए। क्लास 6 से लेके 12वीं तक की तो सोशल साइंस की एनसीईआरटीज़ होती हैं। इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटिकल साइंस, इस तरह की एनसीईआरटी। और अगर आप सिर्फ आर्ट्स बैकग्राउंड के हैं तो आपको थोड़ी साइंस की भी एनसीईआरटीज़ पढ़ लेनी चाहिए, क्योंकि जैसे इस बार का प्रीलिम्स का पेपर में साइंस के काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए। ये इसके अलावा अगर आप कोई कोचिंग ज्वाइन कर रखी है तो आप कोचिंग का मटेरियल यूज़ कर सकते हैं, उनके जो नोट्स आपको लिखाए जा रहे हैं वो आप पढ़ सकते हैं। उसके अलावा कुछ स्टैंडर्ड बुक्स होती हैं आपकी, जो किसी भी आप यूट्यूब पे या गूगल पे किसी भी टॉपर की आपकी स्ट्रैटेजी लिस्ट में आपको दिख जाएगी। जैसे लक्ष्मीकांत पॉलिटी के लिए, स्पेक्ट्रम या बिपिन चंद्रा मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, नितिन सिंघानिया ने आर्ट एंड कल्चर के लिए। तो ये उसके ऊपर की स्टैंडर्ड बुक्स हैं, लेकिन आपका बेस एनसीईआरटी होना चाहिए। तो ये तो स्टैटिक सिलेबस के लिए है। और अगर आपको करंट अफेयर पढ़ने हैं तो उसके लिए मैं आपको बोलूँगा कि आपको डेली अखबार पढ़ने की आदत डालनी चाहिए। अगर आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस में से कोई सा भी एक अखबार आप पढ़ सकते हैं। और अगर आप हिंदी मीडियम के हैं तो दैनिक जागरण या इस तरह के जो अखबार आते हैं, शायद मुझे हिंदी की ज़्यादा जानकारी नहीं है, तो जो भी आप अपने सर्कल से पता करके वो अखबार आपको पढ़ने चाहिए। और कुछ टाइम के बाद आपको उनके नोट्स बनाना शुरू करना चाहिए। तो आई थिंक इतना अगर आप करेंगे तो ये तो आपकी बुक लिस्ट होनी चाहिए। उसके अलावा आपको दो चीज़ों पर फोकस करना है। पहला है यूपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, उनको आपको ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करना है, एनालाइज करना है, क्योंकि बहुत बार उसी में से कुछ ना कुछ क्वेश्चंस रिपीट हो जाते हैं। या तो डायरेक्ट क्वेश्चन है मेरे पास, मैं चाहूँगा उस पे अलग से आप बिल्कुल स्पेसिफिक बताएं। ठीक है जी, ठीक है। अब प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो एनसीईआरटीज होती हैं जी, उसको भी लेके स्टूडेंट में काफ़ी कंफ्यूजन होता है। जी, जैसे एनसीईआरटी के बारे में कहा जाता है कि ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करती है, लेकिन काफ़ी स्टूडेंट ये समझ नहीं पाते कि बेसिक कॉन्सेप्ट क्या। जी, ठीक है, तो मैं चाहूँगा कि एक पॉइंट तो ये बताएं, सेकेंड किस क्लास से किस क्लास तक एनसीईआरटी पढ़ी जाए। जी, इसमें भी कंफ्यूजन होता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं क्लास 6 to 12 तक, जी, कोई क्लास 9 to 12 तक बोलते हैं। तो इस पॉइंट बताएं, और क्या एनसीईआरटीज के नोट्स बनाने चाहिए या नहीं बनाने चाहिए। ठीक है। तो आपने तीन चीज़ें पूछी, मैं एक एक करके तीनों का जवाब दूंगा। जी, पहली चीज़ रही बेसिक कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी जो आपकी बनाती है। देखिए क्या होता है, जब आप ज्योग्राफी पढ़ना शुरू करते हैं तो ज्योग्राफी में आपको ये पता होना चाहिए, जैसे मैं इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट हूँ तो इंग्लिश के वर्ड थोड़े यूज़ करूँगा ताकि समझ में आ सके लोगों को। तो लैटीट्यूड क्या होता है, लॉन्जिट्यूड क्या होता है, इक्वेटर वाली लाइन कौन सी कहाँ जा रही है, कौन से सागर हैं, कौन से उपमहाद्वीप हैं या महाद्वीप हैं, इस तरह की चीज़ें जो बेसिक, इनको बोला जाता है बेसिक कॉन्सेप्ट। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको मानसून के बारे में पढ़ना है कि मानसून क्यों आता है, किस तरह से चलता है, तो इससे पहले आपको पता होना चाहिए कि हवा किस तरह से बहती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपकी किसी गर्म जगह से आपकी हवा बहने का डायरेक्शन होता है जहाँ पे प्रेशर हाई हो यानी टेम्परेचर लो हो, और दूसरी तरफ जहाँ पे आपका प्रेशर लो हो एंड टेम्परेचर हाई हो। तो इस तरह के बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपके एनसीईआरटी से बिल्डअप करने में मदद मिलती है। उसके बाद इन्हीं को यूज़ करके आप वॉल्केनो पढ़ते हैं, चक्रवात, साइक्लोन के बारे में पढ़ते हैं, तो ये आपकी रेफरेंस बुक्स में आते हैं। इसलिए ये कहा जाता है, सारे टॉपर्स भी कहते हैं और मैं भी ये कहूँगा कि एनसीईआरटी की सबसे पहले तो क्या भाषा बहुत सरल होती है, आपको वो समझने में, कॉन्सेप्ट समझने में, बेसिक चीज़ें बहुत आसानी रहेगी। इसलिए मेरे को लगता है कि एनसीईआरटी ज़रूर पढ़नी चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि किस क्लास से किस क्लास तक की, तो मैं कहूँगा कि अगर आपका बीटेक का बैकग्राउंड है या टेक्निकल बैकग्राउंड है, हमने एनसीईआरटी पढ़ी होती है स्कूल में लेकिन भूल चुके होते हैं, तो आपको नहीं पता होता है कि बेसिक ज्योग्राफी के, इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट, जीडीपी और जीएनपी में क्या फ़र्क होता है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है। तो इन चीज़ों को समझने के लिए अगर आपका टेक्निकल बैकग्राउंड है तो क्लास 6 से आप शुरू कर सकते हैं और क्लास 6 से लेकर 12वीं तक की पढ़िए। लेकिन अगर आपका ऑलरेडी आर्ट्स का बैकग्राउंड है तो आप क्लास 9 से भी अगर आप पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन फिर भी उनको भी मैं रिकमेंड करूँगा कि आपको क्लास 6 से पढ़ना चाहिए, क्योंकि 6 के साथ में कि बहुत पतली पतली छोटी एनसीईआरटी होती है, बहुत जल्दी आप ख़त्म भी कर लेंगे और आपका नुकसान नहीं होगा। तो अगर बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा तो नुकसान भी नहीं होगा। तो इसलिए मेरे को लगता है कि 6 से 12वीं तक की एनसीईआरटी सभी को पढ़नी चाहिए। वर्ल्ड हिस्ट्री इस तरह के टॉपिक को छोड़ सकते हैं, लेकिन ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमी, ये 4 तो आपको पढ़नी ही पढ़नी है। तीसरा सवाल आपने पूछा कि नोट्स बनाने चाहिए या नहीं।
तो मैं कहूँगा कि एनसीईआरटी के ऐसे आपको नोट्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सबसे पहली बार जब एनसीईआरटी पढ़ें तो उसको एक उपन्यास, एक नॉवल की तरह आपको पढ़ना चाहिए, उसमें कुछ अंडरलाइन वगैरह ना करें। जब आप उसकी दूसरी रीडिंग करेंगे तो आप पेंसिल से आप उसमें कुछ कुछ चीज़ें जो आप भूल जा रहे हैं वो आप हाईलाइट और अंडरलाइन कर सकते हैं रिवीजन के लिए। और जब अगर आप कोचिंग में गए हुए हैं तो कोचिंग के नोट्स जो आपके पास हैं, या फिर अगर आप सेल्फ स्टडी से कर रहे हैं तो आप स्टैंडर्ड बुक्स प्लस एनसीईआरटी को कंबाइन करके अपने नोट्स बना सकते हैं। जी। तो अलग से एनसीईआरटी के नोट्स बनाने का कोई तुक नहीं बनता। अपने नोट्स के कोचिंग के नोट्स हैं या फिर आपके जो खुद के आपकी स्टैंडर्ड बुक्स से आप नोट्स बना रहे हैं, उन दोनों को मिला के आपको अपने नोट्स बना के और बार बार उनका रिवीजन करना चाहिए। बिल्कुल। जो करंट अफेयर्स की हम बात कर रहे थे, तो करंट अफेयर्स में दो चीज़ें आती हैं। एक तो मैगजीन का हम यूज़ करते हैं, इसके अलावा मैगजीन के अलावा न्यूज़पेपर हो गया। तो मैं चाहूँगा सबसे पहले करंट अफेयर के बारे में बताएं, आपने कौन कौन से रिसोर्सेज यूज़ किए और करंट अफेयर को जनरल स्टडीज़ के साथ कैसे इंटरलिंक करके पढ़ना और समझना चाहिए, और क्या इसके नोट्स भी बनाना चाहिए प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से? जी, करंट अफेयर आज के टाइम में देखा गया मेंस और इंटरव्यू के लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन प्रीलिम्स में उसकी इंपॉर्टेंस थोड़ी थोड़ी घटती जा रही है, क्योंकि क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जो आप कितने भी करंट अफेयर पढ़ लें तो भी आपके कुछ ना कुछ स्किप हो ही जाएगा। तो मुझे लगता है कि आप सिर्फ प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से करंट अफेयर के नोट्स ना बनाएं तो बेहतर रहेगा। मैं सबसे पहले अपने सोर्सेज बताता हूँ। एक न्यूज़पेपर कोई सा भी आपको पढ़ना है, रिलीजियसली फॉलो करना है। मेरे पास वक्त ज़्यादा रहता था तो मैं हिंदू पढ़ लिया करता था और कभी कभी इंडियन एक्सप्रेस भी पढ़ लेता था। तो काफ़ी उसके अलावा मेरा दूसरा रहता था कि किसी भी कोचिंग, अच्छी कोचिंग की आप मैगज़ीन, करंटली जो मंथली मैगज़ीन होती है उसको आप रेफ़र कर सकते हैं। जो भी आपको कंफर्टेबल लगे आप 2-3 पढ़ के देखिए। सिमिलरली अखबार में भी जो कंफर्टेबल लगे, हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, आप वो रेफ़र कर सकते हैं। नोट्स आपको करंट अफेयर के मैं नहीं बोलूँगा कि आपको प्रीलिम्स के बनाने चाहिए, प्रीलिम्स की मैगज़ीन से आपका काम चल जाएगा, लेकिन मेंस के पर्सपेक्टिव से ज़रूर आपको नोट मेकिंग करना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई आर्टिकल आया है अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर, तो उसमें क्या डेटा दे रखा है, क्या फैक्ट्स, कौन सी कमेटी की क्या रिपोर्ट दे रखी है, गवर्नमेंट के क्या स्टेप्स हैं, आप इनको अलग अलग एक बिल्कुल सिलसिलेवार तरीके से आंसर फॉर्मेट में अपने नोट्स में यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से आपको इसको जनरल स्टडीज़ से लिंक करना चाहिए। तो प्रीलिम्स में एक बहुत अच्छी चीज़ ये रहती है कि आपका करंट अफेयर में जो भी टॉपिक चल रहे हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट के बारे में कोई न्यूज़ चल रही है तो आपसे यूपीएससी सुप्रीम कोर्ट का स्टैटिक पार्ट पूछेगा। जैसे पूछेगा कि किस तरह से जज को हटाया जाता है, या कितने जज को अपॉइंट कौन करता है, कौन कौन सी पावर्स होती हैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस के पास। तो उससे लिंक करने की कोशिश करके आप पढ़ने की कोशिश करिए और उसी की तरह आप नोट्स बना सकते हैं। तो जनरल स्टडीज़ और करंट अफेयर का लिंक आपका बहुत ज़रूरी है। उसके हिसाब से आप अपने मेंस के नोट्स बनाइए, और जब आपका मेंस की तैयारी करें आंसर राइटिंग में, तो मुझे लगता है कि वो आपको काफ़ी फ़ायदेमंद रहेंगे। वापस से आखिरी बार मैं दोहराऊंगा कि प्रीलिम्स के लिए अलग से आपको नोट्स बनाने की मेरे को लगता नहीं करंट अफेयर की ज़रूरत रहेगी। इसी से लिंक क्वेश्चन है कि ठीक है, करंट अफेयर का आपने कहा, लेकिन अगर जनरल स्टडीज़ के पार्ट की बात करें तो क्या उसके नोट्स बनाने चाहिए या नहीं? क्या आपने बनाए थे, और अगर बनाया था तो कैसे बनाया था? जी, जनरल स्टडीज़ की, ऑप्शनल की, एथिक्स, जो भी आपके सब्जेक्ट है, मुझे लगता है उनकी नोट मेकिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। ये तो मेंस के लिए हो गया। हाँ जी, मैं स्पेसिफिक प्रीलिम्स की बात कर रहा हूँ कि उसके लिए क्या जीएस का नोट्स बनाना चाहिए? अच्छा, जी, प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से मुझे नहीं लगता आपको नोट्स बनाने की ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप चाहें तो माइक्रो नोट्स बना सकते हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं जो लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं फिर उसके नोट्स बनाते हैं, स्पेक्ट्रम पढ़ते हैं उसके नोट्स बनाने लग जाते हैं। लेकिन मुझे लगता है किताबें खुद में ही नोट्स हैं, तो आप इनके नोट्स ना बनाएं। आप इनको बार बार पढ़िए, 2 से 3 बार पढ़ने के बाद कुछ स्पेसिफिक चीज़ें जो होती हैं जो आप बार बार भूल जा रहे हैं, तो आपका ऐसा होना चाहिए कि आपने पूरी लक्ष्मीकांत को 8-10 पन्नों में ख़त्म कर लिया। वो आपके माइक्रो नोट्स कहलाएंगे, जो आप एग्ज़ाम से 1 रात पहले, 2 रात पहले आसानी से रिवाइज़ कर सकते हैं। तो मैं लगता है कि जनरल स्टडीज़ प्रीलिम्स के लिए अलग से नोट्स ना बना के आप इन्हीं बुक्स को बार बार रिवाइज करिए, और बाद में जो चीज़ें आप भूल जा रहे हैं रेगुलरली उनके माइक्रो नोट्स प्रिपेयर करके आप रिवीजन कर सकते हैं। जी, आपने रिवीजन वर्ड किया, यूज़ किया, तो रिवीजन से मैं पूछना चाहूँगा, इसे हमारे पास जो भी कंटेंट होते हैं, सपोज दैट हमारे पास अगर लक्ष्मीकांत की बुक है, तो बहुत बार स्टूडेंट्स को ये नहीं समझ में आता रिवीजन कितनी बार, 1 बार, 2 बार, 3 बार। तो मैं चाहूँगा कि रिवीजन के इम्पोर्टेंस को बताएं और उसको कैसे स्ट्रेटजी वाइज आप मतलब यूज़ करते थे। जी, देखिए, यूपीएससी में कहा जाता है कि कितनी बार भी आप रिवीजन करें उतना कम ही है आपके लिए। जी, आप 5 बार कर सकते हैं तो 5 बार करिए, 50 बार कर सकते हैं तो 50 बार करिए, इसकी कोई लिमिट नहीं है। क्योंकि जितना बार रिवीजन करेंगे उस चीज़ को आप ज़्यादा बेहतर तरीके से याद कर पाएंगे। तो मेरा रिवीजन का तरीका ये रहता था कि ज़्यादा बार तो मैं रिवीजन नहीं कर पाया था अपनी तैयारी में, लेकिन आपको कोशिश ये होनी चाहिए, जब आपने तैयारी शुरू करी है तो प्रीलिम्स लिखने से पहले जो काम की स्टैटिक किताबें हैं, लक्ष्मीकांत, स्पेक्ट्रम टाइप, कम से कम 5 बार तो आपका उसका रिवीजन हो जाना चाहिए।
और साथ ही साथ उसी में आप अंडरलाइन करके गोले बना के अलग अलग रंग बिरंगे पेन यूज़ करके आप उस चीज़ों को याद रखने की कोशिश कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और मुझे लगता है उस चीज़ को जितना बार आप मन में दोहराएंगे या अपने दोस्तों के साथ डिस्कस करके याद रखेंगे, ये भी एक तरह का रिवीजन ही होता है। तो जितनी बार आप ये चीज़ करेंगे वो चीज़ें आपके दिमाग में, जहन में ठहरेंगी और उसके बाद इसको और बेहतर तरीका कर सकते हैं आप टेस्ट सीरीज सॉल्व करने का। तो टेस्ट सीरीज भी रिवीजन का ही एक तरीका होता है। तो इस तरह की चीज़ें करके मेरे को लगता है कि रिवीजन को आप ज़्यादा बेनिफिशियल बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा टेस्ट सीरीज पे ही था। तो जब हम टेस्ट सीरीज सॉल्व करते हैं प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हमारे पास दो चॉइस होती है। एक तो होता है कि हमारे पास यूपीएससी के प्रीवियस ईयर प्रीलिम्स के क्वेश्चन होते हैं, सेकंड जो कोचिंग से हमें मिलते हैं। तो इन दोनों में सबसे पहले कौन सा यूज़ करना चाहिए और इनके बेनिफिट्स क्या होते हैं जो हम सॉल्व करते हैं पेपर? जी देखिए, यूपीएससी के प्रीवियस ईयर हो और कोचिंग की टेस्ट सीरीज हो, दोनों के अपने अपने बेनिफिट अपनी अपनी जगह हैं। जी। लेकिन मैं कहूँगा कि जब आपका सिलेबस एक बार कंप्लीट हो जाए तो आप सबसे पहले यूपीएससी के प्रीवियस ईयर को सॉल्व करना लगाना शुरू करिए और उसको एनालाइज करना शुरू करिए। जैसे मैं अभी एक एग्जांपल आपको देता हूँ जिससे इसका बेनिफिट का आइडिया लगेगा। 2017 में मुझे याद है कि मैं 2017 का पेपर एनालाइज कर रहा था। उसमें क्वेश्चन आया था जिसमें हमें मिलान करना था सही गलत का, कि कौन सा मंदिर कौन सी पहाड़ी पे सिचुएटेड है, स्थित है। जी। तो उसमें एक ऑप्शन मुझे याद है, उसमें ऑप्शन था ओमकारेश्वर और किस मंदिर पर है, तो किस पहाड़ी पे, तो विंध्याचल से सतपुड़ा की किसी पहाड़ी में है और वो शिव जी का मंदिर है। जी। लेकिन ये पूरी डिटेल वहाँ नहीं दे रखी थी। थोड़ी सी आपको मेहनत करके उनका गूगल करना पड़ता है और आपको पता करना पड़ता है कि यार यूपीएससी ने क्यों पूछा है, क्योंकि यूपीएससी कोई भी सवाल पूछती है विदाउट लॉजिक नहीं पूछती है। 2018 में सेम एक क्वेश्चन आता है, उसमें पूछा जाता है कि इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा सन टेम्पल या सूर्य मंदिर नहीं है। जी। उसमें से एक ऑप्शन दे रखा होता है ओमकारेश्वर मंदिर। अब किसी ने 2017 का पेपर सॉल्व करके एनालाइज किया होता तो उसको पता होता ओमकारेश्वर मंदिर है जो शिव जी को डेडिकेटेड है और ये सतपुरा में, तो ये यकीनन सन टेम्पल नहीं है। तो एक क्वेश्चन आपका इसी तरह आसानी से बिल्कुल सही हो सकता है। तो ये आपका यूपीएससी के प्रीवियस ईयर सॉल्व करने की बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको करना चाहिए। दूसरी चीज़ जो आपने टेस्ट सीरीज़ की पूछी, मार्केट में बहुत सारी टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल है किसी भी अच्छी कोचिंग के जिसमें आपको कंफर्टेबल हो, वो आपको सॉल्व करनी चाहिए। उससे ये चीज़ होती है कि आपको एग्ज़ाम कंडीशन में पेपर देने का आपको तरीका मिलता है, किस तरह से अप्रोच करना है। और कुछ बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन और अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन होते हैं, आप कैसे उसको हैंडल करोगे ये आप सीखते हो। आप ये सीखते हो कि आपको एग्ज़ाम में 90 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने चाहिए या 95 अटैम्प्ट करने चाहिए। तो ये आपको टेस्ट सीरीज़ से फ़ायदा मिलता है। और एक सबसे लास्ट जो चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि टेस्ट सीरीज़ जो आप दे रहे हैं, प्लीज़ कोशिश करिए उसका रिवीजन और एनालिसिस ज़रूर होना चाहिए। अगर आपने सिर्फ टेस्ट दे के छोड़ दिया कि मेरे तो 100 मार्क्स आ रहे हैं, उसके बाद आपने ये नहीं देखा कि मेरी गलती कहाँ हुई और क्यों हुई, तो टेस्ट सीरीज़ का कोई औचित्य नहीं रह जाएगा। तो वो सॉल्व करके आपको उनको एनालिसिस करना है, उनको बार बार रिवीजन करना है ताकि आपका जो बेस इंप्रूव हो सके और एग्ज़ाम के दिन आप ज़्यादा नंबर स्कोर कर सकें। जी। थैंक यू सो मच। अब जो सेकंड हमारा सेक्शन है वो है मेंस का सेक्शन, यूपीएससी मेंस स्ट्रेटजी। तो इसमें मैं चाहूँगा कि जो भी आपके एक्सपीरियंसेस रहे हैं, जो भी आपने स्ट्रेटजी तैयार की थी, तो उसके अपने एक्सपीरियंस को आप इसमें शेयर करें। तो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं सबसे पहला क्वेश्चन यही पूछना चाहूँगा कि मेंस के लिए आपने रिसोर्सेज में कौन कौन सी बुक्स और नोट्स यूज़ किए? जी, GS 1, 2, 3, 4 आपके मेंस का सब्जेक्ट होते हैं। उसके अलावा एक एसए का पेपर होता है और एक ऑप्शनल का होता है। और साथ ही साथ आपका पेपर कंपलसरी लैंग्वेजेस का भी होता है। तो मैं एक एक करके शॉर्ट में सबके बारे में आपको बताऊंगा। जैसे फॉर एग्जांपल एसए के लिए और सारे जितने भी पेपर हो, आपको टॉपर की कॉपीज़ को बहुत ज़्यादा यूटिलाइज़ करना है। टॉपर्स की कॉपीज़ को किसी भी कोचिंग मटेरियल में, या आप राजेंद्र नगर, करोल बाग जाएंगे तो आपको टॉपर्स के आंसर कॉपीज़ मिल जाएंगी जो उन्होंने अपनी कोचिंग के टेस्ट सीरीज़ में लिखे थे। बिल्कुल। उससे फ़ायदा ये होता है कि आप उनको पढ़ते हैं बार बार, तो आपको पता लगता है कि टॉपर क्या सही कर रहा है जिससे ज़्यादा नंबर मिले, किस तरह से आंसर आपको लिखना चाहिए। तो ये आपको सब सब्जेक्ट के लिए इसको बेस बना के चलना है। दूसरी चीज़, जो किताबें आपने प्रीलिम्स के लिए रेफ़र करी हैं, लक्ष्मीकांत, स्पेक्ट्रम जैसी, वही किताबें आपके मेंस में भी काम आएंगी। उसके अलावा कुछ सब्जेक्ट एक्स्ट्रा हो जाते हैं जो आप, जैसे वर्ल्ड हिस्ट्री है, वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए आपके पास 3-4 एनसीईआरटी है, वो उसको एनसीईआरटी को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि एक सवाल आता है या कभी एक भी नहीं आता है। तो आप किसी भी कोचिंग का मटेरियल छोटा सा यूज़ कर सकते हैं बुकलेट को और उससे वर्ल्ड हिस्ट्री खत्म कर सकते हैं। सिमिलरली इंडियन सोसाइटी के लिए एनसीईआरटीज़ हैं, इंडियन सोसाइटी करके, एक सोशल डेवलपमेंट इन इंडिया करके, उसको आप रेफ़र कर सकते हैं। ज्योग्राफी के लिए आपका एनसीईआरटी है, जीसी लियोंग करके बुक है। आर्ट एंड कल्चर के लिए एनसीईआरटी और नितिन सिंघानिया है। तो बेसिकली आपको जहाँ पे भी जितने एनसीईआरटी सब्जेक्ट हैं आपके मेंस के सिलेबस के हिसाब से आपको वो रेफ़र करनी है और फिर उसके बाद स्टैंडर्ड बुक्स आपको रेफ़र करनी है। ऐसे के लिए मैं आपको बोलना चाहूँगा कि ऐसे की जितनी ज़्यादा आप ऐसे लिखने की प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए इंप्रूवमेंट दिखेगा आपको। सबका एक फोर्टे होता है। आज के टाइम में ऐसा देखा जा रहा है कि एक जीएस का ऐसे लिखना आता है और एक फिलोसॉफी के लिए एब्स्ट्रैक्ट टाइप ऐसे आता है। तो उसके लिए आप
जीएस की नॉलेज उसमें यूज़ कर सकते हैं, आप पुराने टॉपर्स के ऐसे पढ़ सकते हैं, उसमें से अच्छी चीज़ें जैसे मुझे अभी भी याद है, आई थिंक 2018 या 2019 के टॉपर थे विक्रम ग्रेवाल। जी। उनके ऐसे से मेरे को काफ़ी मदद मिली, काफ़ी कुछ सीखने को मिला, तो उनके ऐसे से एज इट इज़ मैंने काफ़ी सारे रेफरेंस अपने लिए यूज़ करे, तो ये चीज़ें आप करी जा सकती हैं। सिमिलरली GS3 या GS4 में है, उसमें भी आपके इकोनॉमिक सर्वे, बजट इकोनॉमिक्स के लिए हो गया, इंटरनल सिक्योरिटी के लिए मैंने कोचिंग का डॉक्यूमेंट रेफ़र किया था, वो कर सकते हैं। तो ये बुक लिस्ट तो आपको कहीं पे भी मिल जाएगी, लेकिन जो स्ट्रैटेजी मेरे लिए काम करी था, मेरे को लगता है एक्सटेंसिव आंसर राइटिंग। मैंने बहुत ज़्यादा आंसर राइटिंग करी, यूपीएससी के प्रीवियस ईयर की भी आंसर राइटिंग करी, कोचिंग के टेस्ट से के भी मैंने आंसर्स लिखे, और ऑप्शनल जो मेरा एंथ्रोपोलॉजी था उसके लिए भी मेरी ये स्ट्रैटेजी रहती थी। तो हम क्या करते थे, पीयर ग्रुप बना के 2 से 4 लोग एक साथ मिलकर आंसर्स लिखते थे, एक दूसरे के आंसर रिव्यू करते थे, उससे हमें एक दूसरे की नई चीज़ें देखने को मिलती थी जो हम हमारे आंसर्स में इनकलकेट कर लेते थे। तो मुझे लगता है इस सब चीज़ों की वजह से मेरे को मेंस में काफ़ी करीब 400 के अराउंड नंबर मिले हैं, और मेरे ऑप्शनल में भी 278 करके नंबर थे। तो आई थिंक आंसर राइटिंग ज़्यादा से ज़्यादा करिए और अपनी गलतियों से सीखिए आप। मैं आंसर राइटिंग पे ही पूछना चाहता हूँ कि जब हम आंसर राइटिंग करते हैं उस टाइम मेंस की स्टडी भी कर रहे होते हैं, तो क्या एक बार पूरी स्टडी कर लेने के बाद आंसर राइटिंग करनी चाहिए, या पढ़ने के दौरान साथ साथ आंसर राइटिंग भी करनी चाहिए? जी, मेरे को लगता है कि जो मैंने किया, पढ़ने के दौरान आपको आंसर राइटिंग करनी चाहिए, क्योंकि देखिए कहते हैं यूपीएससी का सिलेबस कभी ख़त्म नहीं होता है। अगर आप पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो अगर आपका पॉलिटी का आधा तो सिलेबस अगर ख़त्म हो गया है, तो जिन टॉपिक का आपका सिलेबस ख़त्म हो गया उनके आंसर्स लिखने की आप कोशिश करिए। सिमिलरली ऑप्शनल में भी आपको यही करना है, जैसे एंथ्रोपोलॉजी में अगर आपका मैरिज किनशिप आपने पढ़ लिया है तो आप इनकी आंसर राइटिंग करिए। आप ये मत रुके रहिए कि मैं पूरा पेपर 1 ख़त्म करके आंसर्स लिखूँगा, क्योंकि उससे आपका बहुत वक्त ज़ाया हो जाएगा। शुरुआत में आप खराब आंसर लिखेंगे, मैं भी लिखता था, लेकिन धीरे धीरे इंप्रूव होंगे। तो आप वो लिखिए, डेली 2 आंसर्स आप शुरू कर सकते हैं, उसको 3 करिए, आपकी स्पीड ऑफ आंसर राइटिंग इंप्रूव होएगी, आपकी क्वेश्चंस को रिकॉल करने की एबिलिटी इंप्रूव होएगी। तो आई थिंक साथ में लेके आपको चलना चाहिए, लास्ट के लिए नहीं रोक के रखना चाहिए। बिल्कुल। इससे के लिए आपकी क्या स्ट्रेटजी रही थी? कौन कौन से रिसोर्सेज यूज़ किए थे और कितना प्रैक्टिस किया था इससे पे आपने? देखिए जी, बिल्कुल। मेरे को एक लगता है कि अगर आप एक वेल रेड पर्सन है, आपको ऑलरेडी नॉवेल्स या इस तरह की किताबें पढ़ने का शौक है, तो आपको ऐसे राइटिंग में बहुत अच्छी एज मिलती है, क्योंकि उस नॉवेल्स में बहुत सारी कहानियाँ, किस्से आप अपने ऐसे में लिख सकते हैं। लेकिन अगर आप कभी शौक नहीं रहा किताबें पढ़ने का, जिसके लिए मैं आपको ब्लेम नहीं करूँगा, हो सकता है, नॉर्मल चीज़ है, तो आप जिन लोगों ने मेहनत कर ली उनका फ़ायदा उठाइए। जैसे मैंने बताया टॉपर की कॉपीज़, आप उनको उठाइए, उसमें से कुछ अच्छी आपको स्टोरीज़ मिलती हैं, कुछ कोटेशन मिलती हैं, आप अपने नोट्स में लिखिए, और फिर आप राइटिंग की प्रैक्टिस करिए, उनको यूज़ करिए, अपनी प्रैक्टिस करिए। तो मेरी स्ट्रैटेजी तो ये रहती थी कि मैं कुछ इंपॉर्टेंट कुछ किताबें थी जो मैं पढ़ता रहता था, मुझे पढ़ने का काफ़ी शौक रहा है, तो उसने मेरे को ऐसे राइटिंग में अच्छा ऐसे लिखने में हेल्प भी करी। जैसे सेपियंस करके एक बुक आती है, उसने काफ़ी हेल्प करा। उसके अलावा आप एक बेसिक किताब ले सकते हैं, हाउ टू राइट अ गुड एसे, जो आपको कोचिंग्स में कहीं पे भी करोल बाग में मिल जाएगी। उससे भी आपको एक उसका प्रॉपर स्ट्रक्चर बनाने का तरीका मिलेगा, क्योंकि यूपीएससी में प्रॉब्लम रहती है, आपको ऐसे 1500 वर्ड का लिखना पड़ता है, जो किसी ने कभी ज़िंदगी में लिखा नहीं होता है। तो एक बिल्कुल नई चीज़ होती है जो आप एक्सप्लोर कर रहे होते हैं। तो इस तरह से आई थिंक अगर आप जाएंगे तो ऐसे में बेहतर नंबर लाने की उम्मीद आप रख सकते हैं। बिल्कुल। अभी इससे पहले आप बात कर रहे थे जो जीएस और करेंट का सेक्शन था, और उसमें नोट्स की बात चल रही थी, तो मैं नोट्स के ही पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूंगा। जब आप जीएस का नोट्स बनाते हैं मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो क्या उस नोट्स में, जीएस के नोट में, करंट की जो चीज़ें होती हैं मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको साथ में ऐड करके बनाते हैं, या दोनों को इंडिविजुअल बनाया आपने? कैसे बनाया? जी, कुछ लोग इंडिविजुअल भी बनाते हैं, कुछ लोग साथ में भी बनाते हैं, लेकिन मेरा जो रहता था, मैं कोशिश करता था, जो मैं खुद के नोट्स बनाता था उसमें मार्जिन्स में थोड़ी जगह छोड़ दिया करता था। वो इसीलिए छोड़ता था कि अगर न्यूज़पेपर में, करंट अफेयर में कुछ अच्छा पॉइंट मेरे को मिलता है तो मैं अपने नोट्स में ही ऐड कर सकूँ, ताकि एक ही जगह पे मैं पूरा टॉपिक रिवाइज कर सकूँ, और अलग अलग नोटबुक्स। देखिए क्या होता है, एक साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट भी रहता है। जब आप देखते हैं कि आपको 10 नोटबुक रिवीजन करनी है और दूसरी जगह देखते हैं कि 3 ही नोटबुक करनी है, तो आपका जल्दी रिवीजन हो जाता है। बिल्कुल। तो मैं उसी में इंटीग्रेट करता था उसको, अलग से उसके लिए मैंने नोट्स नहीं बनाए। जो न्यूज़पेपर मैंने पढ़ा, मैगजीन से कुछ अच्छी चीज़ मिली, वो पॉइंट मैंने अपने नोट्स में नोट डाउन करके उसको बार बार रिवीजन करता था। बिल्कुल। अब ये हमारा लास्ट सेक्शन है इंटरव्यू का। जी। तो मैं चाहूँगा कि इंटरव्यू के लिए बहुत सारा माइंड में बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं। इवन कि जब बच्चे प्रीलिम्स के लिए स्टार्ट करते हैं तभी से सोचना शुरू कर देते हैं कि इंटरव्यू क्या है, कैसे करेंगे, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते होंगे। तो सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आप ये बताएं कि आपने खुद को तैयार कैसे किया इंटरव्यू के लिए? जी, यहाँ पे मैं एक चीज़ गौर दिलाना चाहूँगा, वो ये है कि इंटरव्यू की तैयारी इंटरव्यू का कॉल आने पे शुरू नहीं होती है, और ना ही आपको करनी चाहिए। जब से आपने यूपीएससी की जर्नी में कदम रखा है प्रीलिम्स के लिए डे 1 से,
आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट स्टार्ट्स। क्योंकि यूपीएससी का जो इंटरव्यू होता है, यूपीएससी उसको इंटरव्यू नहीं कहती, यूपीएससी ने अपने सिलेबस में उसको नाम दिया है पर्सनालिटी टेस्ट, पीटी। वो आपका पर्सनालिटी टेस्ट करते हैं। तो जो मैंने किया था, जैसे मेरे को याद है कि शुरुआत में मेरे को बोलने में इतनी सहजता नहीं रहती थी, बहुत ज़्यादा बोलता था और बोलने में कभी कभी अटकता भी था। तो मैंने स्टार्टिंग से ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से बात करनी शुरू करी। मैंने ये मन बना लिया था, जैसे फॉर एग्जांपल आपको ये डिसाइड होना चाहिए कि आप अपना इंटरव्यू हिंदी में देंगे या इंग्लिश में या अपनी और लैंग्वेज में। तो मैंने तय कर लिया था कि मैं इंग्लिश में ही दूंगा। तो मैं अपने तैयारी के दिनों में भी काफ़ी लोगों से इंग्लिश में बोलचाल बातचीत करने की कोशिश करता था, ताकि मेरी इंग्लिश में फ्लुएंसी आए। मैं सामने वाले का जो क्वेश्चन था मैं उनसे डिबेट भी करा करता था, ताकि अपना काम और कंपोज जो मेरा बिहेवियर है उसको मैं मेंटेन करके उनके जवाब दे सकूँ। मैं जल्दी से ऑफेंड ना हो जाऊँ या मैं गुस्सा ना हो जाऊँ। इस तरह की चीज़ें, आपको कैसे उठना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, इस तरह की चीज़ें पूरा साथ में लेके मैं चलता रहता था। और बाद में जो टचअप करने की मुझे ज़रूरत आई, जब एक बार मेरा इंटरव्यू का कॉल आया, तो मॉक इंटरव्यू में पीयर ग्रुप्स के साथ अपने दोस्तों के साथ इंटरव्यू देके आई थिंक मैंने उसको इम्प्रूव किया, और जिसकी वजह से मेरे इंटरव्यू में भी 190 मेरे मार्क्स आए थे। तो ये एक पूरा ओवरऑल प्रोसेस था जो डे 1 से मेरा साथ में चलता रहा, बीच में कभी बंद नहीं हुआ। और जिसको इंटरव्यू की तैयारी करनी है यूपीएससी के, मैं उनको सलाह दूंगा कि आपको भी इसी तरह की एक माइंडसेट फॉलो करना चाहिए। अच्छा, इस बार आपसे किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे, जो मैक्सिमम क्वेश्चन की रेंज होती है? क्योंकि एक ये भी बहुत ज़्यादा ये चीज़ें सोशल मीडिया पे वायरल हैं और लोगों के बीच में है कि वहाँ पे जैसे कुछ कॉमन क्वेश्चन हो गए कि शर्ट में कितनी बटन है, कितनी सीढ़ियाँ चढ़ के आए हो, किस मेट्रो स्टेशन से आए हो, कौन सा न्यूज़पेपर की हेडिंग क्या थी। इन क्वेश्चन का कितना रेशियो रहता है और इसके अदर्स जो क्वेश्चन होते हैं उनका क्या रेशियो होता है, और आपसे इस बार कैसे क्वेश्चन पूछे गए उनके बारे में कुछ बताएं। जी, इंटरव्यू का देखिए सबका एक्सपीरियंस पर्सनल अलग अलग होता है। जी। जब मैं भी तैयारी शुरू करी थी तो मुझे भी ये देखने को मिलता था कि इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं कि अगर मैं आपकी बहन के साथ भाग गया तो शादी में, तो आप क्या करेंगे। बड़े फनी क्वेश्चन होते थे, लेकिन मेरे से ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया। जो यूपीएससी का सिलेबस होता है पर्सनैलिटी टेस्ट का, जो काफ़ी लोग मिस कर देते हैं, यूपीएससी ने पर्सनैलिटी टेस्ट का भी सिलेबस बताया है। तो उसमें वो एक क्वालिटी आपसे चाहते हैं, वो है यू शुड बी अ गुड ऑब्जर्वर। बिल्कुल। तो आप इसलिए वो आपसे इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं कि आप किस मेट्रो स्टेशन से आए, ताकि आपको ऑब्जर्वेंट होना चाहिए कि यार आपने इस मेट्रो पे रखे। वो आपसे सीढ़ियाँ पूछेंगे, इसका मतलब ये नहीं कि वो आपसे पूछेंगे 25 सीढ़ी थी या 26 थी। आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि आपने सीढ़ियाँ चढ़ी भी हैं या नहीं चढ़ी हैं। आप बाहर बैठे थे तो क्या कोई तस्वीर लगी हुई थी। इससे वो ये चेक करना चाहते थे कि आपकी ऑब्जर्विंग क्वालिटीज़ कैसी है। ऐसे क्वेश्चन का रेशियो कितना होता है इंटरव्यू में इस टाइप के क्वेश्चन का? देखिए, काफ़ी लोगों से ज़्यादा भी पूछे जा सकते हैं। मेरे से तो एक भी नहीं पूछा गया था इस बारे में। मेरे एक दोस्त है, उनसे बस इतना पूछा गया था कि आप जिस रास्ते से आए हैं उसमें आपको कोई भी 3 रोड के या सड़क के नाम बताइए। जैसे अब्दुल कलाम मार्ग हो गया या शाहजहाँ रोड हो गया। तो ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। मुझसे तो इस बारे में कुछ नहीं पूछा जो आपसे क्वेश्चन इस बार पूछे गए, मैं चाहूँगा उसका कुछ एग्जाम्पल बताएं, कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए। जी, जैसे आपसे बेसिकली जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो 2 तरीके के हो सकते हैं। इंटरव्यू से पहले यूपीएससी आपसे एक और फॉर्म भरवाती है, जिसको डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म नंबर 2 -2 बोला जाता है। उसमें वो आपके अचीवमेंट पूछते हैं, आपकी हॉबीज़, रुचि क्या क्या, ये सब चीज़ें पूछी जाती हैं। तो या तो आपसे क्वेश्चन उसी से बेसिस पे या आपके बैकग्राउंड के बेसिस पे पूछ लिए जाते हैं, या करंट अफेयर और न्यूज़ में टॉपिक्स जो चल रहे होते हैं। मेरे से जो पूछा गया था, मेरी हॉबीज़ के आसपास मोस्टली पूछा गया। जैसे मेरी हॉबी थी फुटबॉल खेलना और हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्रीज़ देखना। तो मेरा ज़्यादातर इंटरव्यू हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्रीज़ के आसपास ही घूमा। उन्होंने मुझसे वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में पूछा। उन्होंने बोला कि आप क्यों देखते हैं, क्या आपको सीखने मिलता है इससे। साथ ही साथ जैसे मैं कोटा से आता हूँ जो कोचिंग इंडस्ट्री के लिए फेमस है, तो मुझसे उसके बारे में प्रॉब्लम्स पूछी गई कि वहाँ पे स्टूडेंट की सुसाइड क्यों होती है इतनी ज़्यादा। कुछ क्वेश्चन मुझसे फुटबॉल के बारे में भी पूछे गए कि इंडिया की रैंक फुटबॉल में ख़राब क्यों है, कैसे आप इम्प्रूव कर सकते हो। तो बेसिकली जो मेरा बायोडेटा था उसी से ज़्यादातर मेरे क्वेश्चन पूछे गए। करीब आधे घंटे तक इंटरव्यू चला और बेसिक यही सारे क्वेश्चन थे। एक आध कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन भी पूछा गया। जैसे मुझसे पूछा गया कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के बारे में हमें सुनने को मिलता है, आपके बारे में उसकी क्या राय है। तो ये आपसे पूछा जाता है बस ये चेक करने के लिए कि आप घबरा तो नहीं जाते हैं, डर नहीं जाते हैं। तो आपको वहाँ पे अपना एक शांत रवैया मेंटेन करके रखना है, उसका आंसर देना है, एंड वो ये चीज़ें जज करके आपको काफ़ी अच्छे नंबर से पास करते हैं। जी, थैंक यू सो मच। आपने अपना इतना इम्पोर्टेंट टाइम दिया स्टूडेंट के लिए। थैंक यू। तो मैं स्टूडेंट की तरफ से और अपने भी तरफ से मैं आपको थैंक यू सो मच कहना चाहता हूँ, क्योंकि इससे आप लोगों को काफ़ी सीखने को मिलेगा। और ऐसे ही हमारे प्लेटफॉर्म पे जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स है वो आते रहेंगे। और यूपीएससी, ये जो हमारा प्रोग्राम है ये स्पेशली डेडिकेटेड है यूपीएससी स्ट्रेटजी के लिए, चाहे वो प्रीलिम्स हो, मेंस हो या इंटरव्यू हो। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इसी नेक्स्ट यूपीएससी हीरोज़ के साथ। थैंक यू सो मच।